नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब दिन भर अपने आईफोन्स या मैकबुक्स पर ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, कभी दोस्तों से बात करने के लिए, कभी काम करने के लिए, तो कभी बस टाइम पास करने के लिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन शानदार, मतलब बिल्कुल स्मूथ ऐप्स के पीछे की दुनिया कैसी है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है जब हम स्क्रीन पर बस एक टैप करते हैं? आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास रॉयल रिसर्च की एक बेहतरीन रिपोर्ट है, द स्विफ्ट ब्लूप्रिंट, बिल्डिंग मॉडर्न एप्पल एप्लीकेशंस। और हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ऐप्स कैसे बनते हैं, बल्कि उस कहानी को जानना है कि कैसे एप्पल ने एक बहुत ही जटिल और गलतियों से भरी दुनिया को बदलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जो ज्यादा आसान, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोड की बात नहीं है। ये तो एक पूरी सोच में आए बदलाव की कहानी है। और ये सोचना भी कमाल का है कि हमारे फोन पर एक बटन दबाने से लेकर एक हाई एंड गेम खेलने तक हर चीज के पीछे एक भाषा है, एक कोड है। तो आज हम उसी भाषा यानी स्विफ्ट की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी आसान शब्दों में। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इस रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहली चीज जो मैंने पढ़ी वो थी स्विफ्ट का जन्म। बताया गया है कि एप्पल ने इसे 2014 में दुनिया के सामने रखा। पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पहले से ऑब्जेक्टिव सी नाम की एक भाषा तो थी ही जो सालों से चल रही थी। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। देखिए, ऑब्जेक्टिव सी एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली भाषा थी, लेकिन उसकी एक बड़ी दिक्कत थी। वो थोड़ी जटिल थी और उसमें गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। एप्पल ने देखा कि ऐप्स की सबसे बड़ी शिकायत होती है उनका बार बार क्रैश हो जाना या अटक जाना। तो उन्होंने स्विफ्ट को बनाते समय एक ही लक्ष्य रखा, एक ऐसी भाषा बनाना जिसमें गलती करना ही मुश्किल हो। अच्छा, मतलब उन्होंने समस्या की जड़ पर ही काम किया। ये नहीं कि ऐप बनने के बाद गलतियां सुधारी जाए, बल्कि भाषा ही ऐसी बना दो कि गलतियां कम से कम हो। बिल्कुल। सुरक्षा, रफ्तार और लिखने में आसानी, ये सब उसी एक सोच का नतीजा है। उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से ज्यादा मजबूत हो। और एक और बड़ी बात जो उन्होंने की, वो थी इसे ओपन सोर्स बनाना। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि एप्पल तो अपनी चीजें बंद रखने के लिए जाना जाता है। ओपन सोर्स का मतलब तो यही हुआ कि कोई भी इसके कोड को देख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है और इसे बेहतर बनाने में मदद भी कर सकता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। इसका मतलब था कि स्विफ्ट सिर्फ एप्पल के इंजीनियरों का प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया के डेवलपर्स का प्रोजेक्ट बन गया। एक विशाल समुदाय इसके सुधार में लगातार योगदान देता है। इससे भाषा बहुत तेजी से विकसित होती है और ज्यादा शक्तिशाली बनती जाती है। तो अगर मैं एक डेवलपर हूँ, तो मेरे लिए इन सब चीजों का क्या मतलब है? सुरक्षित होने का असल जिंदगी में क्या असर पड़ता है? इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब हम कहते हैं कि स्विफ्ट सुरक्षित है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्रामिंग में होने वाली कई आम गलतियों को होने ही नहीं देती। जैसे एक बहुत आम गलती होती है जहां कोड उस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो खाली है। ज्यादातर भाषाओं में इससे ऐप तुरंत क्रैश हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। स्विफ्ट में ऐसा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नतीजा, ऐप्स जो कम क्रैश होते हैं, ज्यादा स्थिर रहते हैं और यूजर का अनुभव बेहतर होता है। और तेज होने का क्या? इस रिपोर्ट में एक दावा किया गया है जो मुझे थोड़ा हैरान कर गया। इसमें लिखा है कि स्विफ्ट की स्पीड C++ कोड के बराबर है। एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि एप्पल ने एक ऐसी भाषा बना दी जो लिखने में आसान है और C++ जैसी जटिल भाषा जितनी ही तेज है? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस सच में इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। एप्पल ने इसके कंपाइलर पर बहुत मेहनत की है। कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है जो हमारे लिखे हुए कोड को मशीन की भाषा में बदलता है। स्विफ्ट का कंपाइलर कोड को बहुत गहराई से समझता है और उसे इस तरह से अनुकूलित करता है कि वो हार्डवेयर पर अविश्वसनीय तेजी से चल सके। तो क्या एक आम यूजर जो सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है इस रफ्तार को महसूस भी कर पाता है, या इसका असली फायदा सिर्फ भारी भरकम गेम्स या वीडियो एडिटिंग एप्स में ही दिखता है? बहुत अच्छा सवाल है। भारी भरकम ऐप्स में तो इसका फायदा साफ दिखता है, लेकिन एक आम यूजर भी इसे महसूस करता है, भले ही उसे इसका एहसास ना हो। जब आप ऐप्स के बीच तेजी से स्विच करते हैं, जब लिस्ट्स बिना अटके स्क्रॉल होती हैं, जब कीबोर्ड तुरंत स्क्रीन पर आ जाता है, ये सब उसी प्रदर्शन का हिस्सा है। स्विफ्ट यह सुनिश्चित करती है कि रोजमर्रा के काम भी मक्खन की तरह चलें। ये सब तो ठीक है, ये तो भाषा के अक्षर और शब्द हो गए, लेकिन इनसे वाक्य कैसे बनता है? बिल्कुल। एक असली ऐप में ये सब चीजें जुड़कर काम कैसे करती हैं। हाँ, किसी भी भाषा की तरह इसकी भी तो अपनी एक व्याकरण होगी। बिल्कुल। और इसकी व्याकरण बहुत सीधी और सरल है।
चलिए इसकी कुछ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। मैंने रिपोर्ट में इनके बारे में पढ़ा, वार और लेट। हाँ, देखने में तो ये छोटे से शब्द लगते हैं, पर जोर इस बात पर दिया गया है कि लेट यानी कांस्टेंट का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिर से उसी सुरक्षा वाली सोच से जुड़ा है। वार यानी वेरिएबल एक ऐसा डिब्बा है जिसके अंदर की चीज आप बाद में बदल सकते हैं। लेट यानी कांस्टेंट एक ऐसा डिब्बा है जिसे आपने एक बार सील कर दिया तो कर दिया, अब उसके अंदर की चीज नहीं बदली जा सकती। अच्छा, ज्यादातर ऐप्स में बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जिसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे किसी यूजर का जन्मदिन। लेट का इस्तेमाल करके डेवलपर खुद को और अपनी टीम को गलती से उस जानकारी को बदलने से रोक लेता है। ये कोड को ज्यादा अनुमानित और सुरक्षित बनाता है। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो और फंक्शंस का जिक्र है। ये तो शायद ज्यादातर प्रोग्रामिंग भाषाओं में होते ही हैं। हाँ, ये बुनियादी चीजें, जैसे इंट संख्याओं के लिए, स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए, इफ एल्स ये तय करने के लिए कि अगर एक शर्त पूरी हो तो क्या करना है, और लूप्स किसी काम को बार बार करने के लिए, और फंक्शंस कोड के ऐसे टुकड़े हैं जिन्हें आप एक बार लिखते हैं और फिर जहां मर्जी जितनी बार चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। लेकिन इन सब बुनियादी चीजों के बीच स्विफ्ट में एक ऐसी चीज है जो इसे सच में खास बनाती है, और वो है ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स, ये नाम सुनने में ही थोड़ा अजीब है। ये क्या चीज है? ऑप्शनल्स एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। ये किसी वेरिएबल को दो अवस्थाओं में रहने की अनुमति देता है। या तो उसके अंदर कोई मान है या फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसे स्विफ्ट की भाषा में निल कहते हैं। तो इसका फायदा क्या है? कुछ न होने को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्योंकि कुछ न होना ही ऐप्स के क्रैश होने का सबसे बड़ा कारण है। मुझे याद है पुराने दिनों में ऐप्स हर दूसरे मिनट क्रैश होते थे, खासकर जब इंटरनेट धीमा हो। मान लीजिए कोई ऐप आपकी प्रोफाइल फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने कभी कोई फोटो अपलोड ही नहीं की। हाँ, ये तो होता है। या फिर वो सर्वर से आपका नाम पूछ रहा है और इंटरनेट कनेक्शन टूट गया। पुरानी भाषाओं में जब ऐप को डेटा की उम्मीद होती है और उसे वहां कुछ नहीं मिलता, तो वो भ्रमित हो जाता है और अक्सर क्रैश हो जाता है। अच्छा, तो ऑप्शनल्स इसी समस्या का समाधान है। ये उस खालीपन को संभालते हैं। बिल्कुल। स्विफ्ट डेवलपर्स को ये सोचने पर मजबूर करती है, अगर यहाँ कोई डेटा नहीं मिला तो क्या होगा। ऑप्शनल्स की वजह से आपको कोड में ये बताना ही पड़ता है कि आप निल की स्थिति को कैसे संभालेंगे। क्या आप एक डिफ़ॉल्ट तस्वीर दिखाएंगे या यूज़र को एक संदेश देंगे। ये ऐप्स को क्रैश होने से बचाता है और उन्हें ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। ये स्विफ्ट के सुरक्षा कवच का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, तो हमने भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ लिए। अब असली सवाल पर आते हैं। इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके एक पूरा ऐप कैसे खड़ा होता है? सिद्धांत से असलियत तक का सफर कैसा है? इसके लिए डेवलपर्स आमतौर पर एक डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं MVC, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये ऐप के कोड को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटने का एक तरीका है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, चलिए इसे किसी आसान तरीके से समझते हैं। जरूर। MVC को एक रेस्टोरेंट की तरह सोचिए। व्यू आपका मेन्यू है जो ग्राहक यानी यूजर देखता है और जिसके साथ वो इंटरैक्ट करता है। ये सुंदर दिखता है, इस पर बटन होते हैं, लेकिन इसे खुद कुछ नहीं पता कि डिश कैसे बनती है। ठीक है, तो मेन्यू हुआ व्यू। फिर मॉडल क्या है? मॉडल रेस्टोरेंट की किचन है। सारा असली काम यही होता है। रेसिपीज, सामग्री, डेटा को प्रोसेस करना, हिसाब किताब रखना, ये सब किचन का काम है। तो किचन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेन्यू कैसा दिखता है? बिल्कुल नहीं। उसका काम सिर्फ डेटा तैयार करना और नियमों का पालन करना है। ये ऐप का दिमाग है। तो हमारे पास मेन्यू व्यू है और किचन मॉडल है। इन दोनों को कौन जोड़ता है? यहाँ कंट्रोलर की क्या भूमिका है? कंट्रोलर आपका वेटर है। आप मेन्यू देखकर वेटर को ऑर्डर देते हैं, वेटर उस ऑर्डर को किचन में ले जाता है, किचन डिश तैयार करती है और वेटर को देती है, और फिर वेटर उस तैयार डिश को लाकर आपकी टेबल पर रखता है। कंट्रोलर बस यही काम करता है। यूजर के एक्शन को व्यू से लेता है, मॉडल को बताता है कि क्या करना है, और फिर मॉडल से अपडेटेड डेटा लेकर वापस व्यू को देता है ताकि स्क्रीन पर यूजर को नई चीज दिखे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। इससे समझना बहुत आसान हो गया। लेकिन मैंने सुना है कि ये तरीका अब थोड़ा पुराना हो गया है और एप्पल अब कुछ नया लेकर आया है। इस रिपोर्ट में स्विफ्ट यूआई का बहुत जिक्र है। हाँ, और ये इस कहानी का अगला बड़ा अध्याय है। स्विफ्ट यूआई यानी यूजर इंटरफेस बनाने का एक बिल्कुल नया और आधुनिक तरीका है। ये MVC की जगह नहीं लेता,
लेकिन उसके साथ काम करने का तरीका बदल देता है, खासकर व्यू वाले हिस्से को। ये MVC से अलग कैसे है? स्विफ्ट यूआई एक घोषणात्मक सिंटैक्स, डिक्लेरेटिव सिंटैक्स का उपयोग करता है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। पुराने तरीके में आपको कंप्यूटर को एक एक कदम बताना पड़ता था। एक बटन बनाओ, उसे स्क्रीन पर यहां रखो, उसका रंग नीला करो, उस पे क्लिक मी लिखो। आपको कैसे करना है इस पर ध्यान देना होता था। हाँ, स्विफ्ट यूआई एक इंटीरियर डिजाइनर की तरह है, जिसे आप कहते हैं मुझे एक मॉडर्न आरामदायक लिविंग रूम चाहिए, और डिजाइनर बाकी सब कुछ खुद संभाल लेता है। इससे फोकस कैसे से हटकर क्या पर आ जाता है, जो डेवलपर्स के लिए कहीं ज्यादा रचनात्मक और तेज तरीका है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मैंने सुना है कि कई पुराने डेवलपर्स जो सालों से पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें ये नया घोषणात्मक तरीका सीखने में बहुत मुश्किल होती है। क्या ये नई पीढ़ी के लिए तो आसान है, पर पुराने दिग्गजों के लिए एक सिर दर्द है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। शुरुआत में सोच में बदलाव की जरूरत पड़ती है। जो लोग सालों से एक एक कदम बताने के आदी हैं, उनके लिए थोड़ा अजीब लग सकता है कि वो सिस्टम पर इतना भरोसा करें। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार एक बार जब डेवलपर्स इस नए तरीके को अपना लेते हैं, तो वो वापस नहीं जाना चाहते। अच्छा। कोड बहुत कम हो जाता है, गलतियां कम होती हैं, और आप बहुत तेजी से सुंदर इंटरफेस बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पुराने ऐप्स में भी धीरे धीरे स्विफ्ट यूआई का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। तो स्विफ्ट सिर्फ बुनियादी चीजों और UI तक ही सीमित नहीं है, इसमें कुछ बहुत शक्तिशाली उन्नत अवधारणाएं भी हैं, जो इसे एक प्रोफेशनल भाषा बनाती हैं। जैसे इस रिपोर्ट में प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिक्र है। ये क्या भला है? इसे आप कोड के लिए एक ब्लूप्रिंट या नियमों की किताब की तरह समझ सकते हैं। एक प्रोटोकॉल ये बताता है कि किसी चीज को क्या क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताता कि कैसे करना है। उदाहरण के लिए? जैसे आप एक फ्लाइबल यानी उड़ने योग्य प्रोटोकॉल बना सकते हैं, जो कहता है कि उड़ने वाली हर चीज में टेक ऑफ और लैंड की क्षमता होनी चाहिए। अब एक हवाई जहाज भी इस प्रोटोकॉल को अपना सकता है, और एक पक्षी भी। ये कोड को बहुत लचीला और दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाता है। और जेनरिक्स के बारे में क्या? जेनरिक्स कोड के दोहराव को कम करने का एक जादुई तरीका है। ये डेवलपर्स को ऐसे लचीले फंक्शन लिखने की क्षमता देता है जो किसी भी तरह के डेटा के साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो किसी लिस्ट में से एक आइटम को ढूंढता है। ठीक है। जेनरिक्स का उपयोग करके आप एक ही फंक्शन लिख सकते हैं जो संख्याओं की लिस्ट, नामों की लिस्ट या किसी भी और चीज की लिस्ट में काम करेगा। आपको हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी चीज, जब कुछ गलत हो जाए तो क्या? ऐप्स में गलतियां तो होती ही हैं। एरर हैंडलिंग इसमें कैसे मदद करता है? बिल्कुल, और स्विफ्ट में इसके लिए एक बहुत ही साफ और मजबूत सिस्टम है। ये ट्राई, कैच और थ्रो कीवर्ड्स का उपयोग करता है। ये ऐसा है जैसे आप कोई जोखिम भरा काम करने से पहले एक सेफ्टी नेट लगा रहे हो। सेफ्टी नेट? हाँ, मान लीजिए आपका ऐप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, तो सिस्टम एक एरर थ्रो करता है। आपका सेफ्टी नेट यानी कैच ब्लॉक उस एरर को पकड़ लेता है, और ऐप को क्रैश होने देने के बजाय आप यूजर को एक विनम्र संदेश दिखा सकते हैं, जैसे कृपया अपना इंटरनेट कनेक्शन जांचें। इससे ऐप्स बहुत ज्यादा भरोसेमंद बन जाते हैं। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ें, सुरक्षा, रफ्तार, स्विफ्ट UI और ये उन्नत सुविधाएं, तो ये सब मिलकर आज के आधुनिक एप्पल ऐप्स को कैसे शक्ति देता है? ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो बहुत शक्तिशाली है। प्रदर्शन के लिए, जैसा हमने बात की, स्विफ्ट का कंपाइलर और ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग ARC जैसी सुविधाएं मेमोरी को बहुत कुशलता से प्रबंधित करती हैं, जिससे ऐप्स तेज चलते हैं और बैटरी भी कम खर्च होती है। और हार्डवेयर के साथ इसका तालमेल कैसा है? ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। स्विफ्ट डेवलपर्स को एप्पल के हार्डवेयर जैसे मल्टीकोर प्रोसेसर और शक्तिशाली GPU की पूरी क्षमता का लाभ उठाने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि वो एक साथ कई काम कर सकते हैं, या ग्राफिक्स और जटिल गणनाओं के लिए सीधे हार्डवेयर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, यही कारण है कि आईफोन पर इतने शानदार दिखने वाले गेम्स और प्रोफेशनल ग्रेड वीडियो एडिटिंग ऐप्स चलाना संभव हो पाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ आईफोन तक ही सीमित नहीं है ना? सही कहा। और यही एप्पल के इकोसिस्टम की असली खूबसूरती है। एक ही स्विफ्ट भाषा और स्विफ्ट UI जैसे फ्रेमवर्क का उपयोग करके डेवलपर्स iOS, macOS, watchOS और tvOS यानी आईफोन, मैक, एप्पल वॉच और एप्पल TV सभी के लिए ऐप्स बना सकते हैं।
इससे डेवलपर का समय तो बचता ही है, साथ ही ये भी सुनिश्चित होता है कि यूजर को सभी डिवाइस पर एक जैसा और बेहतरीन अनुभव मिले। तो आज हमने रॉयल रिसर्च के स्रोतों के आधार पर स्विफ्ट की कहानी की गहरी पड़ताल की। हमने सीखा कि यह सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि ये एप्पल की एक सोच है। एक ऐसी सोच जो सुरक्षा, रफ्तार और सादगी को सबसे ऊपर रखती है। हमने देखा कि कैसे ऑप्शनल्स जैसी सुविधाएं ऐप्स को क्रैश होने से बचाती हैं और कैसे स्विफ्ट यूआई जैसे आधुनिक टूल ऐप बनाने की कला को ही बदल रहे हैं। बिल्कुल। और अगली बार जब कोई अपने एप्पल डिवाइस पर किसी ऐप को सहजता से इस्तेमाल करे, चाहे वो मौसम देख रहा हो या दोस्तों के साथ तस्वीरें साझा कर रहा हो, तो उस अनुभव के पीछे की अदृश्य शक्ति के बारे में सोचना दिलचस्प होगा। वो है स्विफ्ट, जो पर्दे के पीछे ये सुनिश्चित कर रहा है कि ऐप मजबूती से काम करे, डेटा को सुरक्षित रूप से संभाले और एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करे जिसे इस्तेमाल करने में मजा आए। ये उस जटिलता को छुपाने की कला है जो एक सरल अनुभव को संभव बनाती है। इसी जानकारी के आधार पर सोचने वाली एक बात यह है, टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। स्विफ्ट और स्विफ्ट यूआई ने ऐप डेवलपमेंट को आसान और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अगर आज कोई एक ऐप बनाने का सोचे, तो स्विफ्ट का कौन सा फीचर उनके विचार को हकीकत में बदलने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा? इसकी सुरक्षा, जो ऐप को भरोसेमंद बनाती है, इसकी रफ्तार, जो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, या स्विफ्ट यूआई जैसा इसका आधुनिक इंटरफेस बनाने का तरीका, जो शायद एक ऐसे व्यक्ति को भी ऐप बनाने की हिम्मत दे सकता हो जिसने पहले कभी कोडिंग नहीं की हो।